नमस्कार बच्चों आज हम क्लास 10th के लोकतांत्रिक राजनीति का 5वां चैप्टर पढ़ेंगे, जनसंघर्ष और आंदोलन। और आज का ये वीडियो इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट रहेगा। बच्चों, इस चैप्टर के शुरुआत में मैं कुछ आपको महत्वपूर्ण बातें बताना चाहूँगी। आपने सत्ता की साझेदारी में देखा कि सत्ता का बंटवारा किस तरीके से किया गया। उसी तरह लोकतंत्र में जब सत्ता विभिन्न अंगों और सामाजिक समूहों में बटी होती है तो सत्ताधिकारी होता है वो अपने ऊपर पड़ने वाले दबाव से अलग व्यवहार नहीं कर सकता है, क्योंकि लोकतंत्र में अलग अलग नज़रिए के लोग होते हैं और जो भी सत्ताधारी होता है वो इनके साथ अपना तालमेल या सामंजस्य बिठाने का पूरा प्रयास करता है। लेकिन सत्ताधारी पक्ष हमेशा इन विरोधी मांगों और दबावों के बीच संतुलन बना के रहता है और एक तरीके से लोकतंत्र की सफलता इन्हीं के ऊपर निर्भर भी होती है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आज आपके चैप्टर का नाम है जनसंघर्ष और आंदोलन। जनसंघर्ष यानी जनता का संघर्ष, और ये संघर्ष या आंदोलन किस लिए हुआ उसकी चर्चा हम आज करेंगे। बच्चों, आज हम अपनी शुरुआत करेंगे नेपाल में लोकतंत्र आंदोलन से। बच्चों, नेपाल से आप भली बात परिचित हैं। नेपाल हमारा सबसे करीबी और पड़ोसी देश है। यहाँ पर भी लोकतंत्र की स्थापना कैसे हुई और लोकतंत्र की स्थापना के लिए लोगों को बहुत संघर्ष करना पड़ा था। तो आइए हम अपनी शुरुआत करते हैं। बच्चों, नेपाल लोकतंत्र के तीसरी लहर के देशों में से है जहाँ वर्ष 1990 के दशक में लोकतंत्र स्थापित हुआ। तीसरी लहर क्या है या तीसरी लहर के देश का क्या तात्पर्य है? तीसरी लहर से तात्पर्य उन देशों से है जिन्होंने 20वीं शताब्दी के दूसरे उत्तरार्ध में स्वतंत्रता प्राप्त की थी और अपने यहाँ लोकतंत्र की स्थापना की थी। नेपाल भी उन्हीं देशों में से एक है जहाँ पर 1990 के दशक में लोकतंत्र स्थापित हुआ था। वहाँ पर नेपाल में जो राजा थे औपचारिक रूप से राज्य के प्रधान बने रहे, लेकिन वास्तविक सत्ता का प्रयोग वहाँ की जो जनता थी वही कर रही थी और वो उन शक्तियों का प्रयोग अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से कर रहे थे। जब नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई तो उस समय आत्यांतिक राजतंत्र से संवैधानिक राजतंत्र के इस परिवर्तन को राजा वीरेंद्र ने स्वीकार कर लिया था। बच्चों, आपको मैं बता दूं कि नेपाल में राजशाही शासन व्यवस्था थी, यानी राजा ही शासन का प्रमुख होता था और राजा के बाद उसका पुत्र। एक तरीके से ये राजतंत्रात्मक प्रणाली चली आ रही थी। लेकिन जब लोकतंत्र की स्थापना हुई तो लोगों ने इसको सहर्ष स्वीकार किया। लेकिन 1 जून 2001 को हुए शाही परिवार के एक विचित्र और रहस्यमय ढंग से राजा वीरेंद्र की हत्या हो गई। राजा वीरेंद्र की हत्या से नेपाल में फिर से लोकतंत्र पर खतरा मंडराने लगा। नेपाल के नए राजा ज्ञानेंद्र लोकतांत्रिक शासन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार की और लोकप्रियता और कमजोरी का फ़ायदा उठाया। राजा ज्ञानेंद्र ने 2005 की फरवरी में तत्कालीन प्रधानमंत्री को अपदस्थ कर दिया और जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को भंग कर दिया, यानी नेपाल में फिर से राजशाही शासन व्यवस्था स्थापित कर दी गई। जनता ने इसका विरोध किया और अप्रैल 2006 में नेपाल की जनता ने राजसत्ता के विरुद्ध आंदोलन कर दिया, जिसका लक्ष्य सत्ता को राजा के हाथ से लेकर दोबारा जनता के हाथों में सौंपना था, यानी लोकतंत्र की स्थापना करनी थी। नेपाल की जनता ने लोकतंत्र की स्थापना के लिए 7 पार्टी अलायंस, जिसे सप्तदलीय गठबंधन यानी SPA भी कहा गया, और इसके तहत संसद की सभी राजनीतिक पार्टियों ने मिलकर अपना एक गुट बनाया और राजधानी काठमांडू में 4 दिन के बंद का आह्वान किया था। ये 4 दिन का बंद अनिश्चितकालीन बंद के रूप में बदल गया और इस आंदोलन को माओवादी, बागी और अन्य संगठनों का भी समर्थन मिलने लगा। तो एक नया शब्द है आपके लिए, माओवादी। माओवादी कौन होते हैं? ये चीनी क्रांति के एक नेता थे माओ, और उनकी विचारधारा को मानने वाले लोगों को माओवादी कहा गया। इधर लोग लगातार प्रदर्शन करने लगे थे। लोगों ने कर्फ्यू की भी परवाह नहीं की और सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन देना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे प्रदर्शनकारी लोगों की संख्या 1 लाख
तक पहुंच गई और 21 अप्रैल 2006 के दिन ये संख्या लगभग 3 से 5 लाख तक पहुंच गई थी। इन आंदोलनकारियों ने राजा को एक अल्टीमेटम दिया। राजा ने बड़े अनमने मन से इन आंदोलनकारियों की बात मानी या कुछ रियायत देने की घोषणा की, लेकिन राजा द्वारा दी गई रियायतों को आंदोलन के नेताओं ने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि आंदोलनकारी नेताओं की मांग थी कि लोकतंत्र की बहाली और संविधान सभा का गठन किया जाए, और ये सभी नेता अपनी मांग पर अडिग रहे। 24 अप्रैल 2006 को अल्टीमेटम का ये अंतिम दिन माना गया और इस दिन राजा तीनों मांगों को मानने के लिए बाध्य हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप एसपीए ने श्री गिरिजा प्रसाद कोइराला को अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री चुन लिया। संसद की बहाली हुई और इसने अपनी बैठक में कानून पारित किए। कानून के द्वारा राजा की शक्तियां वापस ले ली गईं, यानी लोकतंत्र की फिर से स्थापना हुई। नई संविधान सभा के निर्वाचन के तौर तरीकों पर एसपी और माओवादियों के बीच सहमति बन गई। नेपाल में 2008 में राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया और नेपाल एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। 2015 में नेपाल में एक नए संविधान को अपनाया गया और इस तरह से नेपाल की गणना जो है अब विश्व के लोकतांत्रिक देशों में की जा सकती है। बच्चों, ध्यान देने वाली बात यह है कि नेपाल में जो ये संघर्ष हुआ था, ये नेपाल का लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन कहा गया, जो पूरे विश्व के लोकतंत्र प्रेमियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। बच्चों, इस पाठ में आपने देखा कि किस तरह से नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई और लोगों ने कितना संघर्ष किया। आगे की वीडियो में मैं आपको बोलीविया का जो जल युद्ध था उसके विषय में बताऊंगी और उनके जनसंघर्ष के विषय में बताऊंगी। आप अपना ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।